नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, टुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल शासक शाहजहां पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि शाहजहां की तुरान नीति यानी कि मध्य एशियाई नीति किस तरह की रही। मुगल सम्राट तो साम्राज्यवादी थे ही। प्रथम मुगल सम्राट जो बाबर था, उसने भी अपने महान पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को विजय करने का कई बार प्रयास किया था, लेकिन वह उसमें असफल रहा था। हुमायूं ने भी मध्य एशिया में स्थित अपने पूर्वजों के राज्य पर अधिकार करने का विफल प्रयास किया था। अकबर की भी हार्दिक अभिलाषा थी कि वह बदखशां पर विजय प्राप्त करे, लेकिन उसकी अभिलाषा भी पूरी नहीं हो सकी थी। जहांगीर भी अपने पूर्वजों की भांति मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के पक्ष में था, लेकिन आंतरिक परेशानियों के कारण वह इस और अधिक ध्यान नहीं दे पाया था। सिंहासनारोहण के बाद शाहजहां की भी आकांक्षा बनी रही कि वह मध्य एशिया में मुगल सत्ता स्थापित करे। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार अपने शासन के प्रारंभ में ही शाहजहां की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह बल्ख और बदखशां पर विजय की करे, जो उसकी वंशानुगत संपत्ति, समरकंद विजय की कुंजी और उसके महान पूर्वज तैमूर साहिब किरा का घर और राजधानी थी। शाहजहां के राज्यारोहण के समय समरकंद पर ऐसरा खां के जानिंदों का अधिकार था, जो चंगेज खां के वंशज थे। 1611 ईस्वी में वहां इमाम कुली खां का शासन था। बल्ख का शासन भार उसने अपने भाई नजर मुहम्मद को सौंप दिया, जो बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। 1639 ईस्वी में इमाम कुली से नजर मुहम्मद ने गद्दी हथिया ली थी, किंतु वह प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय था, अतः ख्वारिज्म और खीवा में विद्रोह हो गया था। इमाम कुली ने इस विद्रोह के दमन हेतु अपने पुत्र अब्दुल अजीज को भेजा था, लेकिन अब्दुल जो अजीज है, उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके स्वयं को बुखारा का शासक घोषित कर दिया था। इसलिए शाहजहां ने इन आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाने के लिए काबुल के गवर्नर को एक सेना भेजी। इस सेना ने कहामर्ग दुर्ग पर अधिकार किया। मुगलों की इस कार्यवाही से आतंकित होकर नजर मुहम्मद ने अपने पुत्र से समझौता किया, किंतु साथ ही वह शाहजहां से भी सहायता की प्रार्थना करता रहा था। शाहजहां ने अनुकूल अवसर देखकर बल्ख, बुखारा और समरकंद पर अधिकार करने का निश्चय कर स्वयं वह काबुल गया था, क्योंकि शाहजहां यह चाहता था कि वह पहले नजर मुहम्मद की सहायता करे और फिर उससे उसके प्रदेश छीन ले। लेकिन नजर मुहम्मद शाहजहां की चाल को समझ गया था, अतः वह मुगल सेना की प्रगति को रोकने का प्रयास करने लगा था। फरवरी 1646 ईस्वी में शहजादा मुराद के नेतृत्व में शाहजहां ने एक शक्तिशाली सेना बल्ख पर अधिकार करने के लिए भेजी थी। शाही सेना ने सरलता से विजय प्राप्त की। सामरिक दृष्टि से यह विजय महत्वपूर्ण थी। नजर मुहम्मद भागकर फारस चला गया। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि नजर मुहम्मद के भागने का समाचार शीघ्र ही सारे शहर में फैल गया था और इससे अत्यंत परेशानी हुई। उपद्रवी व्यक्तियों ने शहर में हत्याकांड और लूटमार शुरू कर दी और उन्होंने नजर मुहम्मद के कोष के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। इस विजय पर शाहजहां ने काफ़ी खुशियां मनाई, लेकिन ये खुशियां उसकी स्थायी नहीं रह सकी। शहजादा मुराद काफ़ी ऐशो आराम में रहने का आदी था, अतः बल्ख और बदखशां की बंजर भूमि से वह ऊब गया था और अपने पिता से भारत वापस आने की प्रार्थना करने लगा था। इस बीच बल्ख की राजनीतिक स्थिति में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। जुबेग लोग वहाँ छोटी छोटी मुठभेड़ों में विशाल मुगल वाहिनी को क्षति पहुंचा रहे थे और दूसरी ओर अब्दुल अजीज भी बल्ख विजय की तैयारियां कर रहा था। अतः उजबेगों के बढ़ते हुए उपद्रवों को रोकने और अब्दुल अजीज को बल्ख विजय की तैयारियों को नष्ट करने के उद्देश्य से शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। मार्ग में छापामार युद्धों का कठिनाई से सामना करते हुए शहजादे औरंगजेब ने 25 मई को बल्ख की तरफ कूच किया पहुंचा था वह। यहाँ अब्दुल अजीज और सुभान कुली मुगलों की सेना का सामना नहीं कर सके। औरंगजेब के असीम धैर्य और साहस का उजबेगों पर अत्यंत प्रभाव पड़ा और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। अब्दुल अजीज ने संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब और मुगल सम्राट भी इस बात को जानते थे कि बल्ख पर अधिक समय तक अधिकार बनाए रखना मुगलों के लिए संभव नहीं है और शाहजहां ने औरंगजेब के पास आदेश भेजा कि
नजर मोहम्मद को क्षमा याचना करने पर उसे क्षमा प्रदान कर दी जाए। इस बीच शरद ऋतु का आगमन भी हो गया था, अतः शहजादा औरंगजेब ने बल्ख का दुर्ग नजर मोहम्मद और उसके पोते को सौंपकर 3 अक्टूबर 1647 ईस्वी को हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान कर दिया था। अब इस युद्ध के क्या परिणाम रहे? कहते हैं मध्य एशिया के इस अभियान में मुगलों को धन और जन दोनों की ही हानि हुई थी। जे.एन. सरकार लिखते हैं कि समस्त दर्रों को पार करने के लिए शाही सेना को 10,000 जीव जंतुओं का बलिदान करना पड़ा था। इनमें से 5,000 मनुष्य और शेष जानवर थे। बहुत सी संपत्ति बर्फ में दबी रह गई। इस प्रकार शाहजहां के बल्ख के मूर्खतापूर्ण युद्ध का अंत हुआ, जिसमें भारत के शाही खजाने से 2 वर्ष में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, जबकि विजित प्रदेश से केवल 22.5 लाख रुपए के कर के रूप में वसूल किए जा सके। 1 इंच भूमि पर अधिकार नहीं किया जा सका और न ही कोई राजवंश परिवर्तित हुआ। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि अधिकांश इतिहासकारों ने शाहजहां की तुरान संबंधी नीति की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार तुरान विजय की योजना केवल एक दंभी व्यक्ति के हवाई महल से अधिक न थी, परंतु सही बात और सच बात तो यह है कि इस असफलता को अतिशयोक्तिपूर्ण व अतिरंजित कर दिया गया है। तुरान अभियान के समस्त विवरणों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जबकि मुगल सेना जो है पूर्णतः परास्त हो गई हो। शाहजहां की रुग्णावस्था यानी कि रोग में वो जकड़ गया था और उत्तराधिकार के युद्ध का प्रारंभ हो गया था। सितंबर 1657 में शाहजहां दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार हुआ। शाहजहां भी समझ गया था कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है, अतः अपनी रुग्णता के काल में उसने अपने साम्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को सौंप दिया था। उसने सम्राट के नाम पर शासन करने को चलाने को कहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में शाहजहां के अन्य जो पुत्र थे वो दारा से ईर्ष्या करने लगे थे, यानी अपने भाई दारा से वो ईर्ष्या करने लगे थे और उत्तराधिकार को युद्ध करने को वो बाध्य हो गए। अपनी बीमारी के कारण शाहजहां जलवायु परिवर्तन करने की दृष्टि से 1657 में आगरा आ गया था और दारा पिता के साथ आगरा आ गया था। दूसरी ओर पिता की रुग्णता का समाचार मिलते ही शाहजहां के जो अन्य पुत्र थे, जिसमें मुराद, शुजा और औरंगजेब था, उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। 5 दिसंबर 1657 को मुराद ने अहमदाबाद में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। इसी प्रकार शहजादा शुजा ने भी स्वयं को बंगाल में बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन इस समय औरंगजेब ने बड़ी सतर्कता से काम किया। उसने मुराद और शुजा को अपने ओर मिलाने की चेष्टा की। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखे कि दारा को पराजित करने के बाद राज्य को बांट लेंगे। दीपाल में मुराद और औरंगजेब ने शाही सेना का सामना करने के लिए एक संयुक्त योजना भी बनाई। अपने भाइयों की विरोधी गतिविधियों का समाचार मिलने पर दारा ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खां को उनके दमन के लिए भी नियुक्त किया था। बहादुरपुर का युद्ध यानी कि इस युद्ध से युद्ध का प्रारंभ शुरू हो गया था। शाहजहां की बीमारी का समाचार पाकर शुजा ने स्वयं को जैसे बंगाल का स्वतंत्र सम्राट घोषित किया, अतः शाहजहां ने शुजा की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए सुलेमान शिकोह मिर्जा, राजा जय सिंह और दिलेर खां को नियुक्त किया और फरवरी 1658 को शाही सेना ने बहादुरपुर नामक स्थान पर, जो कि कहते हैं बनारस से 6 मील उत्तर पूर्व में है, शुजा पर अचानक धावा बोल दिया। शुजा परास्त होकर बंगाल में वापस चला गया। इससे पूर्व उसने रोहतास, चुनार और बनारस आदि को अपने कब्जे में कर लिया था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में उज्जैन के निकट धर्मत में शाही सेना और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। इस भीषण युद्ध में अंतिम विजय औरंगजेब और मुराद पक्ष की हुई थी। धर्मत के युद्ध से औरंगजेब की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी और दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई थी। निसंदेह धर्मत का युद्ध औरंगजेब की सफलता का शुभ श्री गणेश था। सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद 29 मई 1658 को दारा ने सामूगढ़ के युद्ध में अपने भाइयों के संयुक्त मोर्चे का सामना किया था। शाही सेना की ओर से राजपूत सैनिक वीरता से लड़े थे, लेकिन औरंगजेब के पक्ष को ही सफलता मिली थी। इस युद्ध में पराजय का मुख्य कारण दारा की अपनी खुद की भूल थी। सामरिक दृष्टि से उसे मुराद और औरंगजेब की बहुचक्की सेना पर धर्मत के युद्ध के एकदम बाद आक्रमण कर देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि युद्ध कला से अनजान
इस नौसिखिए योद्धा को भाग्यवश सिंहासन के लिए होने वाले युद्ध में औरंगजेब जैसे चतुर सिद्धहस्त सेनानायक का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब का आगरा के किले पर अधिकार और शाहजहां की नजर बंदी। कहते हैं निसंदेह सामूगढ़ में दारा की पराजय ने औरंगजेब की किस्मत को पलट दिया था। औरंगजेब ने सामूगढ़ विजय का सेहरा मुराद के सिर पर बांधा। अब शाहजहां ने औरंगजेब को आगरा बुलाया और उसे युवराज घोषित करने की बात कही, लेकिन शंकालु औरंगजेब को इस प्रस्ताव में कुचक्र दिखाई दिया। अंत में अपनी बहन जहां आरा के मनाने पर औरंगजेब ने मुराद को साथ लेकर सेना सहित आगरा की ओर प्रस्थान किया और आगरा के दुर्ग को घेर लिया। औरंगजेब दारा के प्राण लेने के लिए आमदा था, लेकिन शाहजहां यह नहीं चाहता था। औरंगजेब ने दुर्ग के भीतर रसद सामग्री नहीं जाने दी, जिससे मजबूर होकर 8 जून को बादशाह को किले के द्वार खोलने पड़े थे। औरंगजेब ने किले पर अधिकार किया और अपने पिता को नजरबंद कर दिया। मुरादकंद आगरा के किले पर अधिकार करने के बाद दारा का पीछा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने आगरा से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब उसने मुराद से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय सोचा, क्योंकि इस समय वह अपने सलाहकारों के बहकावे में आकर औरंगजेब का खुला विरोध कर रहा था। औरंगजेब ने अपने भाई का संदेह दूर करने के लिए घोड़े और 20 लाख रुपए भेंट में भेजे और मथुरा में मुराद को भोजन पर आमंत्रित किया। 25 जून को मुराद औरंगजेब के साथ भोजन करने आया। औरंगजेब ने इसे मद्यपान कराकर नशे में चूर करा दिया और उसे कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां 3 वर्ष पश्चात उसकी हत्या करवा दी गई थी। शुजा के साथ खजुआ का युद्ध। शुजा बहादुर के युद्ध में परास्त होकर बंगाल की ओर भाग गया था। अतः जिस समय औरंगजेब दारा का पीछा करता हुआ पंजाब की ओर गया था, उस समय शुजा के हृदय में आगरा को हस्तगत करने की लालसा लगी। अतः वह विशाल सेना लेकर आगे बढ़ा। खजुआ में सैनिक शिविर लगाकर युद्ध की तैयारियां करने लगा। औरंगजेब शुजा की गतिविधियों की सूचना मिलते ही वह तुरंत लौटा। 5 फरवरी 1659 ईस्वी को खजुआ युद्ध शुरू हुआ, जिसमें औरंगजेब ने शुजा को परास्त किया। शुजा परास्त होकर बंगाल की ओर भागा। वहां अरकान के जंगलों में भटकते हुए उसकी मृत्यु हो गई। देवराई का युद्ध और औरंगजेब की पूर्ण विजय। दारा आगरा से भागकर दिल्ली गया था, लेकिन औरंगजेब की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर वह दिल्ली से लाहौर गया। जब दारा को औरंगजेब द्वारा मुराद को ग्वालियर के किले में कैद किए जाने की सूचना मिली, तो वह लाहौर से मुल्तान और वहां से सिंध गया। औरंगजेब के सेनापति निरंतर उसका पीछा करते रहे, अतः वह सिंध से गुजरात गया। वहां काठियावाड़ के राज्यपाल शाह नवाज खां की मदद से उसने सूरत को जीता और एक शक्तिशाली सेना का संगठन भी किया। इसके बाद राजा जसवंत सिंह से सहायता का आश्वासन पाने पर वह अजमेर आया, लेकिन शीघ्र ही जसवंत सिंह ने उसका पक्ष त्याग दिया। अंत में 13 मार्च 1659 ईस्वी को एक बार पुनः देवराई के युद्ध में औरंगजेब और दारा की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। दारा परास्त होकर शरण की खोज में इधर उधर भागा। अंत में वह दादर के जमींदार मलिक जीवन की शरण में गया, जहां उसने दारा को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास भिजवा दिया। 30 अगस्त 1659 को दारा का भी वध कर दिया गया। इस प्रकार औरंगजेब अपने समस्त प्रतिद्वंदियों को परास्त करके मुगल बादशाह बन गया। शाहजहां के अंतिम दिन और मृत्यु। औरंगजेब के सिंहासनारोहण के बाद शाहजहां को 8 वर्ष आगरा के दुर्ग में बंदी जीवन व्यतीत करना पड़ा था। बंदी जीवन व्यतीत करते हुए शाहजहां ने अनेक यातनाएं भी सही। औरंगजेब ने उस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया था। शाहजहां केवल अपने पुत्र यानी कि औरंगजेब के जो पुत्र है उसकी उपस्थिति में ही किसी से बातें कर सकता था। शाहजहां की प्रत्येक बात की सूचना औरंगजेब तक पहुंचती थी। निसंदेह शाहजहां के अंतिम दिन अत्यंत दुखद और पीड़ाजनक थे। बंदी गृह में उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री जहां आरा थी, जो बादशाह के अंतिम दिन तक उनकी सेवा में संलग्न रही। अंत में 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस संसार से सदैव के लिए आंखें मूंद ली। उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के समीप दफना दिया गया। अब कहते हैं कि क्या शाहजहां का काल स्वर्ण युग था?
हम कह सकते हैं कि शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य के विकास का काल था। उसकी काल की अनेक कलाकृतियां और इमारतें आज भी विद्यमान हैं। अतः अनेक इतिहासकार इसे स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अनेक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। एल फिंस्टन के अनुसार शाहजहां का शासनकाल संभवतः भारतीय इतिहास का सर्वाधिक समृद्धशाली युग था, जबकि डॉक्टर V.S. स्मिथ कहते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को बाहरी चमक दमक का काल मानते हैं। वो उनके अनुसार शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों ही रूपों में असफल रहा, अतः उसके शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहना भ्रमपूर्ण है। राज्य के कार्यों में वह क्रूर, धोखेबाज और सिद्धांतहीन था। कला और भव्यता की दृष्टि से शाहजहां का काल अवश्य स्वर्ण युग कहलाने योग्य था, तथा इस समय सौभाग्य से किसी विदेशी आक्रमणकारी ने भी भारत की ओर नजर नहीं उठाई थी। व्यापारिक दृष्टि से भी उस समय भारत में बनी अनेक वस्तुओं का निर्यात भी होने लगा था। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो गई थी। शाहजहां के शासनकाल में भव्य और आलीशान इमारतों का निर्माण किया गया, अतः इन इमारतों के निर्माण में अथाह धनराशि का खर्च होना स्वाभाविक था और इस धनराशि की पूर्ति हेतु कृषकों पर अथाह बोझ बढ़ाया गया। दुर्भाग्यवश देश में भयंकर दुर्भिक्ष भी पड़ा, लेकिन सम्राट की ओर से पीड़ित जनता की कोई सहायता नहीं की गई थी, जबकि शाहजहां ने अपने ऐशो आराम में किसी प्रकार की भी कटौती नहीं की थी। अतः आर्थिक असमानता के दृष्टिकोण से उसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एडवर्ड और गैरेट लिखते हैं कि अनेक गुणों से युक्त होने पर भी शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य और उनके आर्थिक ढांचे के पतन का मुख्य कारण था। डॉक्टर G.N. सरकार कहते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण हो चुका था, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में शाहजहां का शासनकाल अभूतपूर्व उन्नति का काल था। उसके दरबार में हिंदी, फारसी, संस्कृत भाषा के अनेक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। जगन्नाथ, सुंदरदास, चिंतामणि, अब्दुल हमीद लाहौरी, तमीन काजवानी, इनायत खां आदि ने शाहजहां के संरक्षण में ही लेखन कार्य किया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह भी उच्च कोटि का विद्वान था। कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला इस काल में चरमोन्नति पर थी। शाहजहां ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। ताजमहल, मोती मस्जिद, अली मस्जिद, शाहजहानाबाद के दुर्ग आज भी उस काल की भव्यता के प्रतीक हैं। अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कला की दृष्टि से शाहजहां का युग वैभवपूर्ण और प्रभावोत्पादक था। अतः शाहजहां के शासनकाल के संबंध में यह कहना सही होगा कि शाहजहां का शासनकाल कला और वास्तुकला के क्षेत्र में सही अर्थों में स्वर्ण युग कहलाने योग्य था। अन्य क्षेत्रों में उसके शासनकाल को आंशिक रूप में ही स्वर्ण युग कहा जा सकता है।